नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आज की बात में हम बात करेंगे वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। एक तरह से तो वो करोड़ों की विकास योजनाओं की वहां पे नींव रखेंगे, सौगातें देंगे, लेकिन उनके इस दौरे को उत्तर प्रदेश में 2022 में होने जाने वाले विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। स्वास्थ्य, विकास, जल निगम, ऊर्जा, सिंचाई आदि की परियोजनाएं जो है उसकी शुरुआत करेंगे। 7 महीने के बाद हम आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। बीजेपी के पक्ष में एक तरह से माहौल बनाने की कवायद अब शुरू हो चुकी है। इसे 2022 के विधानसभा चुनाव से इस पूरे आयोजन को जोड़कर देखा जा रहा है। सियासी हलकों में सौगातों के जरिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाए रखने की ये कोशिश बताई जा रही है। 736.38 करोड़ की विकास परियोजनाओं का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में शिलान्यास करने वाले हैं और ऑक्सीजन प्लांट और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उन्होंने आज उद्घाटन किया। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर महादेव को प्रिय रुद्राक्ष की तर्ज पर बना है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही हर्ष व्यक्त किया है कि उन्हें खुशी हो रही है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करते हुए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर सियासी गलियारों में यही चर्चा है कि 2022 में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं उसी की तैयारी के रूप में इस उनके दौरे को देखा जा रहा है। 5 घंटे के इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, शिलान्यास करेंगे और सौगात देंगे। सौगातों के जरिए बीजेपी एक तरह से 2022 के विधानसभा चुनाव को साधने की कोशिश कर रही है। और इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा के लिए अपने खास मेहमानों के साथ जुड़ेंगे। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर हैं। काशी से एक तरह से यूपी के चुनावी रण का वो शंखनाद कर रहे हैं। एक तरह से सौगातों के जरिए 2022 के चुनावों को साधने की ये कवायद मानी जा रही है। काशी को 1500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सौगातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, जिनमें स्वास्थ्य, ऊर्जा और जल से संबंधित परियोजनाओं की वो शुरुआत करेंगे। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कवायद के रूप में इस पूरे आयोजन को देखा जा रहा है। सौगातों के जरिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाए रखना चाहती है पार्टी। 736 करोड़ से ज़्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन आज वो कर रहे हैं और 417 करोड़ के करीब की परियोजनाओं का वो शिलान्यास करेंगे। इस तरह से देखा जाए तो 1500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास वो करेंगे और काशी को ये सौगात देंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का आज उन्होंने आगाज़ किया। दौरे में सबसे पहले वो काशी में स्थापित किए गए रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचे। उसके उद्घाटन के बाद उन्होंने करीब 6000 लोगों को संबोधित किया और साफ उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सभी के लिए मुफ्त वैक्सीन लगाई गई। 4 साल पहले यूपी में दर्जन भर मेडिकल कॉलेज थे। बीएचयू कैंपस में प्रधानमंत्री मोदी एक सभा को संबोधित कर रहे थे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन उन्होंने किया और इस खबर पर हम सीधे चलेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। हमारे स्टेट हेड आरसी भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। भट्ट साहब, आपका बहुत स्वागत। महेश शर्मा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। महेश जी, आपको आवाज़ सुनाई दे रही है हमारी? जी नमस्कार। जी,
आपसे जुड़ूंगा मैं महेश जी। सबसे पहले मैं ताज़ा जानकारी ले लूं आरसी भट्ट साहब से। भट्ट साहब, दौरा प्रधानमंत्री का काशी का और 1500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सौगात काशी वासियों को, और सियासी हलकों में चर्चा यही है कि 2022 के चुनाव से पहले की तैयारी ये बीजेपी की दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे? अविनाश, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है जी। और जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हैं जी। आज काशी में है और काशी के बीएचयू सेंटर में उन्होंने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया उन्होंने, और उसके साथ साथ जिस तरह से लगातार उन्होंने तमाम जो केंद्र सरकार की योजनाएं जो चलाई जा रही हैं और उत्तर प्रदेश सरकार जो काम कर रही है उस पर उन्होंने आज बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। और निश्चित रूप से देखा जाए तो वो प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है वो कहीं ना कहीं ये बल देता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है वो उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है। और जिस तरह से उन्होंने अपने पूरे भाषण में लगातार विकास कार्यों की बात उन्होंने कही कि बनारस के लिए, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के लिए जो काम किए जा रहे हैं उसकी तारीफ उन्होंने की, और लगभग 1500 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उसका शिलान्यास और उद्घाटन भी उनके द्वारा किया गया, और उसके साथ साथ 8000 करोड़ की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। और निश्चित रूप से काशी में जिस तरह से बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर की नए सिरे से उसका जीर्णोद्धार हो रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वह एक नए स्वरूप में अब देखने को मिलेगा, नए स्वरूप में आने को मिलेगा। उसके बाद गंगा की सफाई की बात उन्होंने कही है, गंगा में जिस तरह से काम चल रहा है और गंगा में काम लगातार चल रहे हैं गंगा की सफाई को लेकर, निर्मल गंगा करने के लिए। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में जिस तरह से वैक्सीनेशन का काम हुआ है, यानी कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की उन्होंने लगातार तारीफ की है। उन्होंने ये सीधे तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो वैक्सीनेशन का काम चल रहा है वो बहुत ही शानदार तरीके से, अच्छे तरीके से हुआ है, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा उन्होंने की है। और उसके साथ साथ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में उन्होंने कहा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और माफियाओं की बात उन्होंने कही कि उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं माफियाओं के हौसले पस्त हैं और पूरी तरह से योगी सरकार इस पर कर रही है उनके अंजाम तक पहुंचाने। और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में जो विकास का पहिया है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने लगातार मुख्यमंत्री को जो है एक श्रेय दिया है। और जिस तरह से उन्होंने तमाम टिप्स दिया है, चाहे युवाओं की बात करें, चाहे स्वरोजगार की बात करें, चाहे अन्य जो उत्तर प्रदेश में काम चल रहे हैं, वाराणसी में चल रहे हैं, ये तमाम चीजें जो उन्होंने टिप्स दिया है निश्चित रूप से ये युवाओं के लिए भी और प्रदेशवासियों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। और उसके साथ साथ जिस तरह से अविनाश हम देखें तो प्रधानमंत्री का कहीं न कहीं बाबा विश्वनाथ के जो कॉरिडोर बन रहे हैं उससे उनका काफी भावुकता से लगाव है। निर्मल गंगा में भी उनका बड़ा भावुकता से लगाव है कि वहां से चलिए भट्ट साहब जी, और पूरी तरह से कोई एक अपेक्ष ना करे कि एक प्रधानमंत्री का ये क्षेत्र है और वहां विकास कहीं कमजोर। तो बनारस कुल मिलाकर ये देखा जाए तो भट्ट साहब जी अपनी बात कही, कुल मिलाकर देखा जाए तो विकास कार्यों की सौगात उन्होंने दी तमाम तरह की, और सौगातों की एक तरह से झड़ी लगाने का काम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आपके पास लौटूंगा। अमित तावरे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए। अमित, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ। अमित, काशी का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और जिस तरह से उन्होंने सौगातों से नवाजा है काशी को, किस तरह से देखते हैं उनके दौरे को आप? इसमें कोई नई बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी का कहते हैं, वैसे तो वो पूरे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो ऐसे प्रधानमंत्री है कि जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं तो वहाँ उनके कार्यक्रम बनना शुरू हो जाते हैं। कोरोना के समय हमने देखा कि पूरे देश में वो गए, लेकिन पश्चिम बंगाल में उन्होंने किस तरीके से ताबड़तोड़ गोलियां की हैं, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। हालांकि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना ये उनका अपना विषय हो सकता है जी, लेकिन एक देश का नागरिक होने के नाते मेरा उनसे ये निवेदन है कि देश की मौजूदा हालत जी, इस तरीके से युवा परेशान है, किसान इतने महीनों से धरने पे बैठा हुआ है जी, तो वहाँ जाने की बजाय थोड़ा सा कुछ किलोमीटर की दूरी पर जहाँ पे प्रधानमंत्री जी
जी का निवास है, किसानों से भी मिलने जाएंगे तो किसानों को भी अच्छा लगेगा, जी। पूरे देश के लोगों को भी अच्छा लगेगा। जी। और जहाँ जहाँ चुनाव नहीं है, जहाँ कोरोना से स्थिति बदतर है, जैसे मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में जो सरकार है उसकी आर्थिक खस्ताहाल स्थिति किस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने बयां करी है। जी। यहाँ मध्य प्रदेश में आए, हम सबके प्रधानमंत्री हैं, हम सब उनसे अपने मन की बात रखें तो मुझे अच्छा लगेगा, प्रधानमंत्री जी को भी अच्छा लगेगा, हम सबको भी अच्छा लगेगा। जी। और उनके दौरे पे जो ये 25 दिन लगता है कि वो सिर्फ चुनावी दौरे करते हैं, तो कहीं न कहीं ये मिथक भी दूर होगा। जी जी, आपके पास लौटूंगा अमित। महेश, क्या कहेंगे? देखिए अविनाश जी, आरती भट्ट साहब ने बहुत सारा ब्रीफ जो दिया है, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के भाषण में कही गई सारी बातें उन्होंने उल्लेखित की, विकास कार्यों की सौगात तो दी है और विकास एक चलने वाली सतत प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय विकास करती है, ऐसा नहीं है। ये कांग्रेस के मिथ्या आरोप मात्र होते हैं, क्योंकि केवल चुनावी पर्यटन ये लोग करते हैं। 5 साल जनता के बीच ये दिखते नहीं है और केवल चुनाव के समय ये जनता की आप पहुंचते हैं तो उनको उसका प्रतिशत भी मिलता है। कैसे उनको यूपी पे 4 सीटें मिली थी, हमने देखा था। एक बात, दूसरी बात जहां तक है कि आज जो प्रधानमंत्री जी ने काशी में लगभग 10,000 करोड़ की परियोजनाएं जो वहां पे संचालित थी, उसका लोकार्पण, शिलान्यास और भूमि पूजन किया। और निश्चित रूप से ये काशी का स्वरूप जो हमारा पूर्व में रहा है, काशी की जो पुरातन अमित, उन्हें अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए, आपके पास लौटूंगा। उस इतिहास को संजो कर रखने के साथ ही काशी को एक नए स्वरूप में देखने की जो प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति है, उसको आज इन्होंने मूर्त रूप देने की तरफ एक कदम और बढ़ाया है। बिल्कुल बिल्कुल महेश, एक बात सही कही आपने कि विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है, विकास चलते रहना चाहिए। यही कर्तव्य भी होता है सत्ताधारी दल का कि वो विकास के पहिए को थमने ना दे। लेकिन एक बात और भी है कि मौजूदा दौर में कोरोना के अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे जूझ रहा है हमारा देश, खासतौर से बेरोजगारी, महंगाई। इस मुद्दे देखिए अविनाश जी, मेरा सवाल तो पूरा उदाहरण दीजिए, आप बोलिए ना। आपसे पूछ रहा हूँ कि महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे हैं, इस पर कोई सकारात्मक स्टैंड लेती सरकार नहीं दिखाई दे रही, ना केंद्र की ना राज्य सरकार। और यही सवाल विपक्ष भी उठा रहा है और जनता भी चाहती है कि हर हाल में उससे महंगाई और बेरोजगारी और तमाम तरह की जो तकलीफें हैं उनसे निजात मिले। इस दिशा में कोई सकारात्मक कदम राज्य और केंद्र सरकार उठाती नहीं दिखाई दे रही है। ये सवाल है, तो इन पर भी कोई बात होना चाहिए, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल अविनाश जी, इन पे बात नहीं का तो कुछ प्रश्न नहीं उठता। जिस प्रकार से कांग्रेस आरोप लगा रही देख रही है, वैश्विक महामारी होने के उपरांत भी अनेक सेक्टरों में आर्थिक बूस्टर देने का काम केंद्र की सरकार ने भी किया है, कई राज्यों की सरकारों ने उस दिशा में काम किया है। केवल आरोप मार लगाने से काम नहीं होता। एक सकारात्मक विपक्ष इस वैश्विक महामारी में एक अच्छे सुझाव की भूमिका भी निभा सकता है कि हम किस दिशा में कैसे क्या काम किया जा सकता है। सुझाव भी एक जी सकारात्मक भूमिका निभाने की बात जो है वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन यदि जो समस्याएं हैं वो तो निश्चित तौर पर जनता की आवाज बनकर ही विपक्ष जो है उसी के बिहाफ में बात करता है। तो यदि ये सवाल उठ रहे हैं तो जनता के भी तो सवाल हैं, ये सिर्फ विपक्ष के अकेले के नहीं। अविनाश जी, इन सवालों से इनकार थोड़ी है। लोकतंत्र में एक विपक्ष की भूमिका जो होनी चाहिए वो क्या वर्तमान में विपक्ष निभा रहा है। जब कोरोना काल था तो आप ये देखें, एक भी मुझे ऐसा उदाहरण बता दें कि श्रीमान राहुल गांधी जी कहीं आपको दिखे हो कोरोना काल में, श्रीमती सोनिया गांधी जी कहीं दिखी हो आपको कोरोना काल में। ये दिखाई पड़ता है कि जनप्रतिनिधि केवल वोट लेने के लिए जनता के बीच ये कांग्रेस के लोग जाते हैं, इनका कोई जनता से सरोकार नहीं होता। उत्तर प्रदेश में, काशी में आपने लगातार लोगों को केवल वोट बैंक के रूप में उपयोग करने का काम किया था। 50 साल आपकी भी सरकार रही, आपने क्या काशी के लिए, पूर्वांचल के लिए या किसी और जिले के लिए कोई ऐसी योजना लाई जिससे कि रोजगार के अवसर पैदा हो? ये दिखाई पड़ता है कि आपकी मंशा क्या थी। चलिए महेश जी, अमित जवाब देंगे? देखिए महेश भाई मेरे साथी हैं, युवा साथी हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि एक झूठ बोलने वाली पार्टी से हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने क्या किया कोरोना में, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप यदि रिकॉर्ड देखेंगे तो सबसे ज्यादा उन्होंने किया है, चाहे वो उनके वायनाड क्षेत्र की बात कर ले, ट्विटर और फेसबुक के अलावा कहीं नहीं दिखे। ट्विटर और फेसबुक के अलावा महेश जी उनको बात खत्म करने दीजिए। आप दोनों में बोलेंगे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। जी अमित बोलिए। मेरा ये मानना है कि ये बहस जो है सकारात्मक होना चाहिए, बीच बीच में ना बोले। देखिए, और रही बात सोनिया जी और राहुल जी की बात तो आप छोड़िए, मध्य प्रदेश के एकमात्र हमारे जो सांसद है नकुल नाथ जी ने
इस प्रदेश के अंदर ये रिकॉर्ड है कि सबसे पहले उन्होंने अपने क्षेत्र में अस्थायी कोविड अस्पताल का निर्माण किया था। इनके कौन से सांसद ने किया है, मैं चुनौती देके पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। सबसे पहला यदि अस्थायी कोविड अस्पताल किसी ने दिया था वो माननीय नकुलनाथ जी ने दिया था। माननीय कमलनाथ जी ने ऑक्सीजन के सिलेंडर जो है अपने चंबल सप्ताह में किस तरीके से बंटवाए ये पूरे मध्य प्रदेश ने देखा है। हम झूठ बोलने की राजनीति नहीं करते, हम जनता चलिए ये मामला काशी का है और पूरे देश का है अमित, और इस वक्त मध्य प्रदेश से तर हम हटके यदि पूरे देश की बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। स्टेट एडिटर हमारे आरसी भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। भट्ट साहब, ये जो पूरा कार्यक्रम है आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसको जो है 2022 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है कि सौगातों के जरिए जो है जनता के दिलों तक पहुंचने की ये कोशिश है। और जाहिर सी बात है कि अब 7 महीने का तकरीबन वक्त रह गया है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, तो अन्य सियासी दल भी अपनी अपनी जो है ताल ठोक रहे हैं और बिछाना शुरू कर दी उन्होंने। और ऐसे में जब सत्ता में केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी है, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी का राज है, तो जाहिर सी बात है कि ताकत तो पूरी भारतीय जनता पार्टी भी लगाना उसने शुरू कर दिया। क्या कहेंगे? अविनाश, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में ये मुस्तकिल 2022 चुनाव जी, वो भी कहीं न कहीं प्रधानमंत्री ने जो आज मैसेज देने की कोशिश की और खासतौर पे योगी के जो नेतृत्व है देश में, उस पर उन्होंने अपनी पूरी तरह से मुहर लगाई। और जिस तरह से उनके कोविड समय में जो उन्होंने काम किए हैं, जिस तरह से उन्होंने पूरी तरह से डिफेंस किया है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का मैनेजमेंट देखा है, तो उसकी भी उन्होंने बहुत तारीफ की है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में माफियाओं की नकेल कसी जा रही है, योगी सरकार द्वारा लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है, उसको भी उन्होंने काफी तारीफ की है। और निश्चित रूप से बार बार उन्होंने ये बात योगी आदित्यनाथ के लिए कहा कि बिल्कुल वो सक्षम जो है वो व्यक्ति है, सक्षम मुख्यमंत्री है, और लगातार उनकी तारीफ की है। तो ये कहीं न कहीं बात जो है उत्तर प्रदेश में जाती है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही जो है चुनाव होंगे। और निश्चित रूप से योगी सर्वमान्य नेता है उत्तर प्रदेश के, और पूरी तरह से फ्री हैंड योगी को छोड़ा गया है उत्तर प्रदेश में कि आप निर्णय लो, उत्तर प्रदेश की जनता के हितों में जो फैसले हैं वो लो, और तमाम जो व्यवस्थाएं करनी है उत्तर प्रदेश में, सुविधाएं देनी है वो प्रदान करो। और हर चीज ये अगर कहा जाए कि योगी आदित्यनाथ के लिए हुए हर फैसले पर उन्होंने अपनी आज मुहर लगाई है, तो निश्चित रूप से इसको इस तरह से भी देखा जाता है। बिल्कुल। अपने भट्ट साहब एक सवाल आपसे मेरा ये है जी, मेरा ये वो कहीं न कहीं बड़ी बेईमानी जी, मेरा सवाल ये है कि ये भी कोशिश हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की कि पहले जनता को साधो, फिर बाकी विपक्षी दलों को साधने का काम आगे किया जाएगा। तो जनता को साधने की कोशिश जो है वो शुरू कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। जी हाँ, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने आज काशी के बीएचयू से मैसेज देने की कोशिश की है, वो निश्चित रूप से वो मैसेज पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में जाएगा। लेकिन अगर हम प्रदेश की ही बात करें तो निश्चित रूप से ये कहा जाए अविनाश कि वही एक मैसेज देने की कोशिश की है उत्तर प्रदेश की जनता को। और तमाम उन्होंने मुद्दे जो गंभीरता से उठाए हैं, चाहे बनारस के जो है विकास की बात हो या प्रदेश के अन्य जनपदों की विकास हो। और एक जो बहुत मजबूत बात उन्होंने कही है कि योगी हर जनपदों में जा रहे हैं, हर जिले में जा रहे हैं, और कहीं न कहीं यानी कि वो पूरा उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, समग्र विकास के लिए बिल्कुल लगे हुए हैं। तो इस पर प्रधानमंत्री ने बड़ी प्रसन्नता जाहिर की और बिल्कुल साफ तौर पर जो है इतने बड़े प्लेटफॉर्म से, खासतौर पर अपने संसदीय क्षेत्र से जो ये बात उन्होंने कही, तो निश्चित रूप से मैसेज उत्तर प्रदेश में जाएगा ही, लोगों में विश्वास बढ़ेगा बिल्कुल प्रधानमंत्री का। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री पर बड़ा भरोसा है। चलिए, एक महीने से बता रही थी कि एक शर्मा को लेकर की एक कंफ्यूजन पैदा हो रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश चूंकि प्रधानमंत्री के लिए, अमित शाह के लिए भी बड़ा अहम प्रदेश है, और प्रधानमंत्री खुद बनारस संसदीय से आते हैं, राजनीति लखनऊ से आते हैं, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश जीतना एक बहुत बड़ी बात होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो उस दृष्टिकोण से भी अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री ने निश्चित रूप से जो है बिल्कुल मैं जी भट्ट साहब महेश शर्मा जी के पास लौटूंगा। महेश जी, लेकिन क्या आप उत्तर प्रदेश में अब 2022 में चुनाव है, अन्य 4 राज्यों में भी चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव होना है 2022 में, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज काशी वासियों को 1500 करोड़ रुपए की सौगात दी, मैंने अभी
हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट साहब से भी यही सवाल किया था कि क्या नहीं लगता कि जो विपक्षी दल हैं उनसे मुकाबले से पहले जनता को साध लिया जाए। तो ये भी कोशिश है, लेकिन आपको नहीं लगता महेश जी की विकास और तमाम तरह की जो योजनाओं के क्रियान्वयन के जरिए जनता की नब्ज टटोलने का या जनता को सौगात देकर उसे अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश के साथ साथ ये सवाल भी ज्वलंत जो है वो चुनाव में नहीं उठने वाले हैं। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जो अक्सर केंद्र सरकार पर इसको लेकर निशाना साधा जाता है, तो निश्चित तौर पर इन चुनौतियों से किस तरह से सामना करेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सिर्फ विकास की बातें करके और विकास योजनाओं के जरिए ही चुनाव नहीं जीता जाता महेश जी। जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं उनको लेकर भी जवाबदेही सरकार की बनती है और सत्ताधारी पक्ष की भी बनती है और राजनीतिक दलों की भी बनती है। क्या कहेंगे? बिल्कुल अविनाश जी, भारतीय जनता पार्टी ऐसा राजनीतिक दल है जो हमेशा जनता के बीच होता है। केवल चुनाव के समय जनता के बीच नहीं होता, जब जनता संकट में हो उस समय भी जनता के बीच होता है, जब जनता के लिए विकास करना हो तब जनता के साथ होता है और जनता की भावनाओं के अनुरूप कैसे विकास हो सके उस दिशा में हम लोग काम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमने जिस प्रकार से कोरोना के समय भी विकास की गति को कहीं न कहीं गतिमान बनाए रखने की दिशा में काम किया, जिसका उदाहरण आज काशी में उन्होंने प्रस्तुत किया है। और आप देखें, चाहे काशी हो चाहे यूपी के अन्य कोई जिला हो, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में लगातार इस प्रकार से काम हुआ है। एक सवाल, महंगाई और बेरोजगारी ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है आज की तारीख में और निश्चित तौर पर जो है आने वाले चुनाव में ये बहुत ही प्रमुखता से विरोधी दलों द्वारा उठाया भी जाएगा। तो इस दिशा में कोई सकारात्मक कदम उठाती न केंद्र सरकार दिखाई दे रही, न राज्य सरकारें दिखाई दे रही हैं। इस विषय पे मैं जानना चाहूंगा कि क्या। बिल्कुल अविनाश जी, मैं आपको उसी विषय पे जवाब दे रहा हूँ। आप सुने, महंगाई और बेरोजगारी के लिए जिस प्रकार से अभी जो काम इंफ्रास्ट्रक्चर के चल रहे हैं उसमें कहीं न कहीं रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं। नरेगा हो, अन्य जो योजनाएं हैं उसके माध्यम से हम जो है लगातार रोजगार देने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। लेकिन आप देखें, वैश्विक परिदृश्य को देखें, पूरे विश्व में इस प्रकार से महामारी के कारण एक तो आर्थिक मंदी का दौर आया है। ये फेज है, ये निकल जाएगा और उसके बाद आप देखेंगे कि सारी चीजें नियंत्रण में होंगी। उम्मीद यही की जा रही है महेश जी कि ये फेज निकल जाए। सभी ये जो है उम्मीद लगाए बैठे, पूरा देश उम्मीद लगाए बैठा है कि ये जो कठिन समय है वो निकल जाए। लेकिन इस कठिन समय में भी जो दिक्कतों का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है, तो इस दिशा में भी सरकार को सोचना चाहिए। अंतिम प्रतिक्रिया, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, अमित संक्षेप में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुनावी वायदों के सिवा कुछ नहीं है। 1500 करोड़ की आप जो बात कर रहे हैं, अमित एक सकारात्मक, यदि आपको याद होगा 20 लाख करोड़ का भी एक पैकेज आया था, कहाँ चला गया वो पता नहीं है। और इनको यदि वाकई जनता के दर्द की बांटने जा रहे हैं, जनता के विकास की बात कर रहे हैं, तो इनको तो जब जाना चाहिए था उत्तर प्रदेश, जब गंगा में लाशें तैर रही थी, लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे, जब जाना चाहिए था प्रधानमंत्री जी को। अब चुनावी समय के पहले क्यों जा रहे हैं? तो ये हमारी जो बातें हैं ये बिल्कुल लाशों पर राजनीति करने वाले लोग हमेशा लाशों की बात करते हैं। कोई काम नहीं किया कोरोना काल में, केवल लाशें गिनने का काम किया उन्होंने, केवल लाशें गिनने का काम किया। ये झूठ बोलने वाले लोग, संवेदनशील लोग। अरे महेश जी, बात सुनिए आप, ये उनको बोल लेने दीजिए। आप जब बोल रहे थे तब वो कुछ नहीं बोले थे। लेकिन अमित, आपसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि कई बार ऐसी बातें सामने आई, अभी महेश जी ने भी थोड़ी देर पहले बोला कि एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए, सुझाव महत्वपूर्ण होना चाहिए, लेकिन सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाने से काम नहीं चलेगा। समन्वित प्रयासों से ही इस संकट से उबर पाएंगे अमित, हम सब। जी, कब तक सकारात्मक उम्मीद रखेंगे आप बताइए? इस देश के लोगों ने लाशों को तैरते हुए देखा है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से लोगों को मरते हुए देखा है, मेरे आसपास के लोगों ने अपनी जानें गंवाई है। सरकार जिस पार्टी ने केवल लाशों की राजनीति की, अविनाश जी उनसे जो बीत गया उसी को लकीर मानकर उस पर आगे चलने से कोई किसी को कोई लाभ होने वाला नहीं है, ना देश को ना राजनीतिक दलों को। चर्चा का समय हमारा समाप्त हो गया अमित, और ये जो बात है, इस तरह की जो सियासी चर्चाएं हैं ये आगे भी जारी रहेंगी। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े अमित। महेश, आपका भी बहुत शुक्रिया। भट्ट साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया जो आप हमारे साथ जुड़े। तो देखना होगा कि काशी में जिस तरह से सौगातें दी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सियासी गलियारों में, यही चर्चा है कि 2022 के मद्देनज़र बीजेपी की तैयारी है ये, और बीजेपी ने अपनी कोशिशें तेज़ कर दी हैं। अन्य दल भी अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं। आने वाले समय में क्या कुछ सियासी उठापटक या देखने को मिलती है उत्तर प्रदेश में, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बने रहिए आप हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।